हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और बात करेंगे किस प्रकार से इस टेंस के अंतर्गत ट्रांसलेशन किया जाता है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? देखिए, इस टेंस के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को रखा जा सकता है, जैसे कि देखिए, वह कार्य जो कि भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त किया गया हो। ऐसा कार्य जो कि पास्ट में यानी भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त किया गया हो, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने होमवर्क कर लिया था, अथवा वह होमवर्क कर चुका था। ही हैड कंप्लीटेड होमवर्क। तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस टेंस में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें अधिकांशतः क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है। देखिए, दूसरा क्या है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम लोग ऐसी दो घटनाओं या कार्यों को दर्शाने के लिए भी करते हैं जो कि भूतकाल में लगातार अथवा एक के बाद एक घटित हुई हों। कैसी घटनाएं? जो कि क्रमबद्ध एक के बाद एक घटित हुई हों या फिर लगातार हुई हों। लेकिन ऐसी घटनाओं में क्या है ना, कि जो दूसरी घटना है उसके आरंभ होने से पहले पहली घटना पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। ठीक है। दूसरी घटना या कार्य के आरंभ होने से पहले पहली घटना अथवा कार्य जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो भी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे तो हम इनको बनाने के लिए जो होगा, हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जो मिक्स इस तरह के जो वाक्य होंगे क्रमबद्ध वाले, ऐसी दो घटनाओं को दिखाने वाले जो वाक्य, उनको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो उस ट्रांसलेट करते समय हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए दोस्तों, जो वाक्य होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो घटना पूर्ण रूप से समाप्त हो गई होगी, जो जैसे जो वाक्य होगा उसमें दो प्रकार के सेंटेंस होंगे, तो उसमें जो घटना पूरी तरह से समाप्त हो गई उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी घटना होगी उसको दिखाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए, एग्जांपल क्या है। देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वे अपना कार्य कर चुके थे। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वे अपना कार्य कर चुके थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सेंटेंस में दो वाक्य हैं, मतलब दो घटनाएं हैं। एक तो है हमारे वहाँ पहुँचने से पहले। देखिए, हमारे वहाँ पहुँचने, एक तो पहुँचना हो रहा है, हमारा पहुँचना, और उसके बाद वे अपना कार्य कर चुके थे। ये दूसरा वाक्य हो गया। तो दो तरह की क्रियाएं यहाँ पे, दो तरह के काम हो रहे हैं। तो इसको हम देखिए ट्रांसलेट करेंगे जब, तो यहाँ पे देखेंगे जो कार्य पूरा हो चुका है, मतलब देखिए वे अपना कार्य कर चुके थे, है ना। तो ये जो काम है, ये जो घटना है वो पूरी तरह से जो भूतकाल में पूर्ण हो गई है। ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए, दे हैड डन देयर वर्क बिफोर वी रीच्ड देयर। देखिए, इस सेंटेंस में हमने देखिए दो टेंस का यूज़ किया है। यहाँ पे एक पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है, एक पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया है। तो दे हैड डन देयर वर्क, यहाँ तक जो हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। उसके बाद हमने बिफोर यूज़ किया है। देखिए, बिफोर और वी रीच्ड देयर। तो वी रीच्ड देयर, यहाँ पे देखिए रीच का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया है। ठीक है। तो दे हैड डन देयर वर्क बिफोर वी रीच्ड देयर, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वे अपना कार्य कर चुके थे। तो इसमें हमने दो टेंस का यूज़ किया है, एक पास्ट परफेक्ट का और एक पास्ट इंडेफिनिट का। दे हैड डन देयर वर्क। ठीक है। यहाँ तक हमने जो यहाँ पे जो टेंस यूज़ हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट, और उस बिफोर के बाद वी रीच देयर, इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अभी देखिए दूसरा सेंटेंस देखेंगे। मैंने अपना होमवर्क पूर्ण करने के बाद उनके साथ क्रिकेट खेला। मैंने अपना होमवर्क पूर्ण करने के बाद उनके साथ क्रिकेट खेला। देखिए दोस्तों, इस वाक्य में देखिए पहले जो कार्य पूरा हो चुका है, मतलब पूरी तरह से जो घटना घट चुकी है, उसको दिखाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो वाक्य में जो दूसरा कार्य है उसको दिखाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो देखिए, उनके साथ क्रिकेट खेला, ये जो सेंटेंस आएगा वो आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, है ना। और मैंने अपना होमवर्क
होमवर्क वाला जो रहेगा सेंटेंस, इसमें हम लोग, क्योंकि होमवर्क पूरा हो चुका है इसलिए यहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आई प्लेड क्रिकेट, देखिए आई प्लेड क्रिकेट विद दैम, है ना, आई प्लेड क्रिकेट विद दैम। सेंटेंस में हमने जो यूज़ किया है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि देखिए प्ले की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया है आई प्लेड क्रिकेट विद दैम, और फिर हमने आफ्टर का यूज़ किया है। उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस लिखा है हमने, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो आई प्लेड क्रिकेट विद दैम आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है दोस्तों, तो आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क में हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नोट दिया हुआ है नीचे, देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है वो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए पास्ट आई प्लेड क्रिकेट विद दैम, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हो गया। और आफ्टर, उसके बाद हमने आफ्टर का यूज़ किया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है दोस्तों। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कि दो कार्य हो रहे हैं जो क्रमबद्ध तरीके से हो रहे हैं, लेकिन उनमें एक कार्य जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस तरह से देखिए हमने जैसे अभी आफ्टर का और बिफोर का यूज़ किया, इसी प्रकार से क्या एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, सो फार, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, हम वहाँ पहले ही जा चुके थे, हम वहाँ पहले ही जा चुके थे, तो वी हैड ऑलरेडी गॉन देयर, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी का यूज़ किया है। ठीक है, और इससे पहले हमने जो वाक्य देखे उसमें हमने आफ्टर और बिफोर का यूज़ किया था। इस प्रकार से हम लोग ये जो शब्द हैं इनका यूज़ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंतर्गत मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए मैन वर्ब जो रहेगी वो रहेगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। और हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो रहेगी क्या, हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैन वर्ब होगी हमारी, मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया होगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी क्या, हैड। और सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में हम लोग, दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किस प्रकार से बनाए जाते हैं, आइए देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस के अंदर हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दोनों प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, मुख्य क्रिया के रूप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे। मैन वर्ब क्या होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो कि हैड है। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब थर्ड जो कि मैन वर्ब रहेगी वो वर्ब थर्ड रहेगी, मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। ठीक है, मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे। तो और लास्ट में ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड मीन्स V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स, तो देखिए पहला वाक्य है, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था। जैसे हमने पहले देखा कि इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ही आएंगे, और इसमें हम लोग दो टेंस का यूज़ करेंगे, एक इंडेफिनिट का यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और एक पास्ट परफेक्ट टेंस का। जो कार्य पूरा हो मतलब जो घटना पूरी तरह से घट चुकी है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जो दूसरी घटना है उसको दिखाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था, मतलब ये जो घटना है वो पूरी तरह घट चुकी थी, है ना। तो हम लोग इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था, तो दे हैड डन देयर होमवर्क। ठीक है, बिफोर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पहुँचने से पहले, तो पहले के लिए हम लोग बिफोर का यूज़ करेंगे। और जो हमारे वहाँ पहुँचने वाले जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो वी रीच्ड देयर, यहाँ पे जो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें मैन वर्ब जो होती है वो सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो रीच का सिर्फ सेकंड फॉर्म है वो है रीच्ड, तो हमने यूज़ किया है वी रीच्ड देयर, ठीक है। तो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था। दे हैड डन देयर होमवर्क बिफोर वी रीच्ड देयर, ठीक है। तो दे हैड डन देयर होमवर्क में यहाँ तक है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो कि हैड है, उसके बाद मैन वर्ब रखेंगे जो कि डन है। तो डन जो है वो जो मैन वर्ब रहेगी वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, ठीक है। तो डन है, ठीक है। तो दे हैड डन देयर होमवर्क, ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद आगे का जो सेंटेंस होगा, तो बिफोर के बाद हम लोग अगला सेंटेंस रखेंगे, तो बिफोर, उसके बाद जो अगला सेंटेंस होगा, अगला जो सेंटेंस होगा वो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। तो यानी कि वी रीच्ड देयर, तो वी के बाद वी यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद जो वर्ब रहेगी वो सेकंड फॉर्म में आएगी, तो रीच्ड रहेगा, उसके बाद देयर, ठीक है। तो वी रीच्ड देयर, ये जो सेंटेंस रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था। दे हैड डन देयर होमवर्क बिफोर वी रीच्ड देयर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, राधा मीरा के साथ खाना पका चुकी थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो राधा के बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग रखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद आएगा मैन वर्ब जो कि कुक है, तो कुक का थर्ड फॉर्म रखेंगे कुकड, ठीक है। तो राधा हैड कुकड फूड विद मीरा, ठीक है। राधा हैड कुकड फूड विद मीरा, राधा मीरा के साथ खाना पका चुकी थी, या फिर हम लोग सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, राधा ने मीरा के साथ खाना पका लिया था। तो ये भी जो होगा इस तरह से भी अगर बोलेंगे तो भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आएगा। राधा ने मीरा के साथ खाना पका लिया था, या फिर बोल सकते हैं राधा मीरा के साथ खाना पका चुकी थी। तो दोनों का ट्रांसलेशन एक ही तरह से करेंगे, राधा हैड कुक्ड फूड विद मीरा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने उसे पत्र लिख दिया था। उन्होंने उसे पत्र लिख दिया था, या फिर हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं वे उसे पत्र लिख चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा दे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दे हैड रिटन ए लेटर टू हिम, दे हैड रिटन ए लेटर टू हिम, ठीक है दोस्तों। पहले सब्जेक्ट आएगा दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद जो मैन वर्ब रहेगी वो थर्ड फॉर्म रहेगी, तो रिटन, ठीक है, जो कि राइट का थर्ड फॉर्म है। तो दे हैड रिटन ए लेटर टू हिम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी का अगला प्रकार है नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस या फिर नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग वाक्य में करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, हैड नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर देंगे, ठीक है दोस्तों। वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट के बाद चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम लोग हैड नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर देंगे, क्योंकि देखिए हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हमको नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट में हम लोग सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद हम लोग हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद हम लोग मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे, और मैन वर्ब जो रहेगी वो क्रिया का तीसरा रूप रहेगा, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला वाक्य है, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था, ठीक है दोस्तों। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। जैसा कि दोस्तों हमने पहले देखा कि इसमें दो टेंस का यूज़ होगा, एक तो पास्ट इंडेफिनिट का और एक दूसरे वाक्य में पास्ट परफेक्ट का, यानी कि दोनों टेंस का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए जो कार्य पूरा हो चुका है उसके लिए हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और उसके अतिरिक्त जो दूसरा कार्य है उसको दिखाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, यानी कि पास्ट
सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था, ये जो है वो कार्य पूरा हो चुका है। तो इसको हम लोग पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ठीक है। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो कि हैड है, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद मैन वर्ब रखेंगे जो कि डन है। तो दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ठीक है। और बिफोर वी रीच्ड देयर, ठीक है दोस्तों, बिफोर वी रीच्ड देयर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले। तो बिफोर वी रीच्ड देयर, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क बिफोर वी रीच्ड देयर, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ठीक है दोस्तों। दे सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगी, उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो दे हैड नॉट, और उसके बाद मैन वर्ब रहेगी जो कि करना है, तो जिसको हम लोग बोलेंगे डन, ठीक है, थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क बिफोर वी रीच्ड देयर, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से सेकेंड सेंटेंस देखेंगे। राधा ने मीरा के साथ खाना नहीं पकाया था, ठीक है दोस्तों। राधा ने मीरा के साथ खाना नहीं पकाया था। तो देखिए, राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। तो जैसा कि हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम लोग हैड हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो राधा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैड, उसके बाद नॉट रखेंगे क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो राधा हैड नॉट, और फिर मैन वर्ब रखेंगे जो कि कुक्ड है, ठीक है। और मैन वर्ब के रूप में हम लोग ध्यान रखिएगा थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है। क्रिया का तीसरे रूप का प्रयोग ही हम लोग मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे, ठीक है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो राधा हैड नॉट कुक्ड फूड विद मीरा, राधा ने मीरा के साथ खाना नहीं पकाया था। तो राधा हैड नॉट कुक्ड फूड विद मीरा। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य देखेंगे, उन्होंने उसे पत्र नहीं लिखा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि हैड है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि रिटर्न है, ठीक है। तो दे हैड नॉट रिटन ए लेटर टू हिम, उन्होंने उसे पत्र नहीं लिखा था। दे हैड नॉट रिटन ए लेटर टू हिम। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होता है, लेकिन हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य दोस्तों जिनका उत्तर हम लोग हाँ और नहीं में, यानी कि यस और नो में दे सकते हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रथम प्रश्नवाचक वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे वाक्य जिनका उत्तर हम लोग हाँ और नहीं में या फिर यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे वाक्य फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, देख लेते हैं, चलिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रथम प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट तथा प्लूरल सब्जेक्ट दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है उसका प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही सब्जेक्ट से पहले हम लोग, दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया के रूप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे, और वो भी कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है दोस्तों। तो देखिए फिर से देख लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट से पहले हम लोग हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे, और मुख्य क्रिया के रूप में मुख्य क्रिया जो रहेगी वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी, ठीक है। तो यानी कि क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग हम लोग मुख्य क्रिया के रूप में सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे, ठीक है दोस्तों। और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वाक्य के अंत में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे सब्जेक्ट से पहले, ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी देखा। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी क्या, हैड। तो हैड प्लस सब्जेक्ट
प्लस उसके बाद हम लोग मैन वर्ब रखेंगे जो कि थर्ड फॉर्म होगी, तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड यानी V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल्स देखेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो देखिए पहला वाक्य है, क्या हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था। क्या हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे दो टेंस का यूज़ हुआ है, एक पास्ट इंडेफिनिट का और एक पास्ट परफेक्ट का। जो कार्य पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है वो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और उसके अलावा जो दूसरी घटना है उसको दिखाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो देखिए उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था, ये जो घटना है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगी। ठीक है, तो क्या हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो कि हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे जो कि दे है, उसके बाद हम लोग मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे जैसे कि हमने अभी फॉर्मूले में देखा। ठीक है, तो हैड दे और डन। ठीक है, डन जो है मैन वर्ब है। ठीक है, तो हैड दे डन देयर होमवर्क बिफोर वी रीच्ड देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड दे डन देयर होमवर्क बिफोर वी रीच्ड देयर। ठीक है, क्या हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था। हैड दे डन देयर होमवर्क बिफोर वी रीच्ड देयर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस देखेंगे, क्या राधा ने मीरा के साथ खाना पका लिया था। क्या राधा ने मीरा के साथ खाना पका लिया था। तो देखिए राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि हैड है। तो हैड राधा, और फिर मैन वर्ब रखेंगे जो कि कुक्ड है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा मैन वर्ब जो रहेगी वो थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो हैड राधा कुक्ड फूड विथ मीरा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राधा ने मीरा के साथ खाना पका लिया था। हैड राधा कुक्ड फूड विथ मीरा। और इसी प्रकार से तीसरा वाक्य देखेंगे, क्या उन्होंने उसे पत्र लिख दिया था। क्या उन्होंने उसे पत्र लिख दिया था। तो यहाँ पे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जो कि दे है, उसके बाद मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि रिटर्न है। ठीक है, हैड दे रिटन ए लेटर टू हिम। क्या उन्होंने उसे पत्र लिख दिया था। हैड दे रिटन ए लेटर टू हिम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।